जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक प्रोब स्पेस में लॉन्च किया जाता है। इसका मिशन ये पता लगाना था कि आखिर अर्थ पर पानी आया कहाँ से। डीप इफेक्ट नाम का ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक कॉमेट के पास पहुंचता है और इसी कॉमेट में छुपे थे ऐसे कई राज जिन्हें पिछली कई सेंचुरी से ढूंढा जा रहा था। वेलकमिंग यू वंस अगेन इन द वीडियोस दैट आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपको ये पता होगा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ इंसान रहते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे अर्थ को इंसानों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं, पानी, खाना और ऑक्सीजन। इतने जायंट यूनिवर्स में दूसरा कोई भी ऐसा प्लैनेट हो या ना हो, हम फिलहाल अर्थ को ही जानते हैं जहाँ इंसान बिना किसी मदद के ज़िंदा रह सकता है। पर आज से 500 करोड़ साल पहले अर्थ की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। जिस जगह पर आज अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक किनारा है। जब हमारा प्लैनेट नहीं था तो इसकी जगह यहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। एक ऐसा बादल जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस बादल में ऐसा क्या हुआ जो एक प्लैनेट में बदल गया, वही प्लैनेट जहां आज हम रहते हैं। मिट्टी और गैसेस के इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल्स थे जिसमें सैंड, सिलिकॉन और काफ़ी सारे अलग अलग मेटल्स के पार्टिकल भी प्रेजेंट थे। इस बादल का जन्म डेड स्टार्स की वजह से हुआ था। यूनिवर्स के बिगिनिंग पीरियड में जिन स्टार्स ने अपना सारा फ्यूल जला दिया वह फट गए और फटने की वजह से उनके पार्टिकल्स आसपास यूनिवर्स में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादल की तरह नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। शॉकिंगली ये बादल 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था, यानी इसके एक कोने से अगर कोई लाइट ट्रैवल करना शुरू हो तो इसको मॉलिक्यूलर क्लाउड के दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सूरज और अर्थ के बीच जितना डिस्टेंस है, इससे 60 लाख गुना बड़ा ये मिट्टी का बादल था। यही वो बादल है जिसमें से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं, और जो ताकत, जो फोर्स इस बादल में से इन स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाती है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जो स्पेस में होती तो नहीं बल्कि जनरेट होती है। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर क्लाउड के पार्टिकल्स इसी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ते गए। जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से एक दूसरे से टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई, जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, मतलब सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा होते गया। इसके साथ ही वो ज़्यादा तेज़ घूमने लगा और ज़्यादा गर्म भी हो गया, और फिर कुछ वक्त बाद ये काफ़ी बड़ा फायरबॉल हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के अराउंड घूमने लगा। इसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स और गैसेस ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के मून बनेंगे। पर आखिर कैसे? पहले ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अब नहीं है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से स्टार यानी सूरज बनने के बारे में पहली बार एक हाइपोथेसिस 1700 में जर्मन फिलोसोफर इनल कॉर्ट और फ्रेंच स्कॉलर पियर साइमन की तरफ से प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। इसके बाद 1920 और 1950 के बीच में जब टेलीस्कोप्स काफ़ी एडवांस होने लगे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी आँख से ऐसे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स देखे जिनके अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है, लेकिन इन बादलों के अंदर देखना टेलीस्कोप से पॉसिबल नहीं था। फिर 1970 और 1980 के बीच रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की इन्वेंशन ने ये मसला भी हल कर दिया। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखना भी पॉसिबल हो गया था। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से साइंटिस्ट्स ने
मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नए स्टार्स को बनते हुए देखा। इससे ये साबित हो गया कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही जन्म लेते हैं और बादल के बचे हुए पार्टिकल से बाद में प्लैनेट्स बनाते हैं। पर आखिर ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? पहले इसके बारे में कई आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए, लेकिन फिर मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने सेंचुरीज पुराने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट इसमें प्रेजेंट सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि ये चीज़ें स्पेस में कैसे बिहेव करती हैं। उन्होंने पानी के बबल्स बनाए और उसके अंदर डिसॉल्व होने वाली टैबलेट्स को डाला, कलरफुल पानी का मिक्सचर बनाया और उसे प्लास्टिक बैग में डालकर मिक्स किया। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद वैसे तो कुछ और था, लेकिन उनके आखिरी एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। जब नमक को प्लास्टिक बैग में डाला गया तो थोड़ी देर के बाद सॉल्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक गए, क्योंकि स्पेस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर छोटे बड़े पार्टिकल्स जो पूरे सूरज के चारों तरफ एक ही डायरेक्शन में घूम रहे थे, वो आपस में इसी नमक की तरह जुड़ गए और यहाँ से प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत हुई। करीब 45 अरब साल पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड में भी इसी तरह पार्टिकल्स मिलकर एक झुंड बनाने लगे, ठीक उसी तरह जैसे डॉन पेटिट के एक्सपेरिमेंट में नमक के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल रहे थे। जब इस झुंड का साइज 1 किलोमीटर तक, यानी एक पहाड़ की साइज जितना बड़ा हो गया, तो इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि इसने आसपास के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को अपने अंदर सक करता है। अगले 30 लाख सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और पार्टिकल्स के झुंड में से 20 प्लैनेट उभर कर सामने आ गए जो सूरज के चारों तरफ घूमने लगे। अब क्योंकि ये 20 प्लैनेट्स काफ़ी बड़े हो चुके थे, इसी वजह से इनकी अपनी ग्रेविटी ने ऑर्बिट के दौरान एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी आपस में टक्कर होने लगी। हर एक टक्कर में 2 प्लैनेट ने आपस में मिलकर एक बड़ा प्लैनेट बना दिया। टाइम के साथ साथ इस टक्कर की वजह से सोलर सिस्टम में जहां पहले 20 प्लैनेट्स थे, वहां अब सिर्फ कुछ प्लैनेट्स ही रह गए थे, जिसमें वीनस, मरकरी, मार्स और हमारा अर्थ भी शामिल है। पर यह अर्थ उस वक्त ऐसा नीला और ज़िंदगी से भरपूर नहीं था, बल्कि ये कोलिजन की वजह से आग के बबल की तरफ काफ़ी गर्म था। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अर्थ को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए लगभग 3 करोड़ साल लग गए थे। उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस के करीब था, यानी इस पॉइंट पर अगर यहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो ये सेकंड से भी कम टाइम में भाप बनकर ख़त्म हो जाएगा। अर्थ में ज़िंदगी के आसार सिर्फ तभी उभर पाएंगे जब इसका टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन जब तक ये ठंडा होता, इससे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरे का सामना करना था। सोलर स्टॉर्म, जी हाँ, सूरज से निकलने वाली हवा जब भी किसी प्लैनेट में एंटर होती है तो वो उसके एटमॉस्फेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ सोलर स्टॉर्म दूसरे प्लैनेट्स में भी आते हैं और इसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी का बढ़ना मुमकिन नहीं होता। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मार्स, जो अर्थ का ही नेबरिंग प्लैनेट है, वहाँ पर सोलर स्टॉर्म ने ज़िंदगी के चांसेस को ख़त्म कर दिया है। पर इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स का अर्थ ने मुकाबला कैसे किया, इसका राज छुपा है अर्थ के कोर में। जब मॉलिक्यूलर क्लाउड में अर्थ बनना शुरू हुआ तो उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। इस टेम्परेचर ने अर्थ को एक फायर बॉल बना दिया। पत्थर पिघल गए और उनमें मौजूद आयरन और निकल भी। अब क्योंकि आयरन और निकल का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो अर्थ के कोर में गिरना शुरू हो गए। जियोफिजिसिस्ट का मानना है कि जब भी मोल्टन आयरन को गोल घुमाया जाए तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब क्योंकि अर्थ के कोर में मोल्टन आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तभी वो एक मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करता है और स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड का असर जहाँ तक रहता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। नॉर्मली अर्थ की वो मैग्नेटिक साइड जो सूरज को फेस कर रही है
वो 3,70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी लगभग जितना दूर चांद है। और जो साइड सूरज को फेस नहीं कर रहा, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाखों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। यही वजह है कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड रोक देती है। नॉर्थ और साउथ पोल पे ये मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो यहाँ पर ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर में घुसकर पार्टिकल के साथ मिलकर ऑरोरा इफेक्ट क्रिएट करती है, जिन्हें हम नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी कहते हैं। लेकिन ये रेडिएशन इतनी कम है कि इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। नए अर्थ ने सोलर स्टॉर्म का मुकाबला तो कर लिया, पर अभी भी ये ज़िंदगी के लिए परफेक्ट नहीं था। अर्थ को एक और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू करना था, जो कि था एक प्लैनेट कोलिजन। इसका हम इंसानों को पता कैसे चला? इसके लिए हमें 1960 में जाना होगा। अमेरिका ने कई अपोलो मिशन प्लान किए और एस्ट्रोनॉट्स को रिसर्च के लिए चांद पर भेजा। पहले ये माना जाता था कि चांद अर्थ का ही टुकड़ा है जो किसी वजह से अर्थ से अलग हो गया। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए और वहाँ पत्थरों के कुछ सैंपल्स लेकर आए, तो देखने में ये पत्थर अर्थ पर पाए जाने वाले पत्थरों जैसे नहीं दिखते थे। ऐसा मालूम होता है कि इन पत्थरों को जलाया गया हो। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि चांद और अर्थ के पत्थर में मौजूद ऑक्सीजन आइसोटोप एक जैसे हैं, जिससे ये साबित होता है कि चांद था तो पहले अर्थ का ही हिस्सा, लेकिन कुछ ज़्यादा गर्मी ने उसका ये हाल कर दिया। इतनी ज़्यादा गर्मी एक ही चीज़ पैदा कर सकती है, और वो है किसी और प्लैनेट का टकराना। जब अर्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, उस वक्त एक दूसरा प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। ये प्लैनेट मार्स के साइज जितना बड़ा था और इसको थिया का नाम दिया गया। जब थिया अर्थ से टकराया तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अर्थ और थिया के जलते हुए टुकड़े आसमान में फैल गए और आखिरकार अर्थ को ऑर्बिट करने लगे। अर्थ को ऑर्बिट करते हुए ये टुकड़े अगले हज़ारों सालों तक उसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ते गए जैसे मॉलिक्यूलर क्लाउड में पार्टिकल्स जुड़े थे, और यूं जन्म हुआ चांद का। पहले चांद अर्थ से काफ़ी करीब था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जितना हमें चांद दिखता है, पहले ये 15 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब 1.5 इंच पर ईयर के हिसाब से ये अर्थ से दूर हो रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि थिया का अर्थ के साथ टकराव और चांद का पैदा होना, ये वो 2 इवेंट्स थे जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये 2 इवेंट्स अगर नहीं होते तो शायद अर्थ पर कभी ज़िंदगी आ ही नहीं पाती। पर आखिर कैसे? जब मार्स के साइज़ जितना बड़ा प्लैनेट अर्थ से टकराया तो इसने अर्थ को एक साइड पर झुका दिया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अर्थ जो पहले अपनी एक्सिस पर ही टिल्ट कर रहा था, अब वो 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो गया, और इस टिल्ट ने अर्थ को दिए अलग अलग किस्म के मौसम। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ की एक फुल रोटेशन एक दिन लगाती है और सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 1 साल। क्योंकि अर्थ 23.5 पर झुका हुआ है, तो साल के वो महीने जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से ज़्यादा करीब होता है तो यहाँ गर्मियों का सीज़न होता है, और सर्दियों में यही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है। इस टिल्ट की वजह से अर्थ के सरफेस पर पूरा साल न एक जैसी गर्मी और ना ही एक जैसी ठंड पड़ती है। इस बदलते मौसम की वजह से हम काफ़ी फ्रूट्स और सब्जियां खा पाते हैं। चांद के बनने की वजह से ओशन वेव्स भी बनती हैं। ये लहरें पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अगर ये लहरें ना होती तो ओशन में न्यूट्रिएंट्स सिर्फ कुछ स्पॉट्स पे ही रहते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि समुंदर में लहरें तो तब बनेंगी जब अर्थ पर पानी होगा, जो ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है। तो फिर आखिर अर्थ पर पानी आया ही कहाँ से? ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री रहा है। जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नामी एक प्रोब स्पेस में लॉन्च किया। इसको 27 करोड़ किलोमीटर दूर टेम्पल 1 नामी एक कॉमेट के पास भेजा गया। इस प्रोब को आगे कॉमेट के पास भेजा गया। इस प्रोब के आगे 350 किलो का कॉपर इम्पैक्टर लगाया गया, जिससे
टेम्पल 1 में जाकर टकराना था। 4 जुलाई 2005 को ये इम्पैक्टर 38,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेम्पल 1 कॉमेट में जा टकराया और उसने एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया। इस इम्पैक्ट को डीप इम्पैक्ट प्रोब पर लगे रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया और इस टेलीस्कोप ने जो कुछ दिखाया वो वाकई काफ़ी हैरान करने वाला था। टक्कर की वजह से जो लाइट निकली उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एनालाइज करने पर पता चला कि टेम्पल 1 के अंदर बर्फ़ की फॉर्म में पानी भरा हुआ है। अब ये तो साबित हो गया कि सूरज से बहुत दूर एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कॉमेट्स के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन आखिर ये कॉमेट्स अपना ऑर्बिट छोड़कर अर्थ तक आए कैसे, और वो भी करोड़ों की तादाद में। हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े प्लैनेट ने ही किया, यानी जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और जाहिर है इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से कई गुना ज़्यादा है। और इसकी खास बात यह है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बिल्कुल करीब ऑर्बिट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पास्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट में जितने भी बड़े साइज के कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स थे, उनके नॉर्मल ऑर्बिट को जुपिटर की ग्रेविटी ने एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट वो होता है जब एस्टेरॉयड सूरज के अराउंड परफेक्ट सर्कल में चक्कर लगा रहे हों, लेकिन जब जुपिटर की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ खींचा तो वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट से निकलकर ओवल शेप के ऑर्बिट में चले गए, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसी दौरान जब वो अर्थ के रास्ते में आए तो ग्रेविटी ने उनको अर्थ पर खींच लिया। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पानी अर्थ पर शुरुआत में नहीं था, बल्कि ये अर्थ के पैदा होने के 50 करोड़ साल बाद आया है। पर ये हमें पता ही कैसे चला? तो एक मिनरल है जो पत्थरों में पाया जाता है और इसके बनने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें यूरेनियम के पार्टिकल्स भी होते हैं। इसी वजह से रेडियो एक्टिव डेटिंग की मदद से उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। अभी तक अर्थ पे मौजूद जितने भी एलिमेंट के सैंपल्स की एज निकाली गई, उससे मालूम होता है कि वो 4 अरब साल पहले ही बने थे, यानी अर्थ पैदा होने के 50 करोड़ साल बाद। मॉलिक्यूलर क्लाउड से अर्थ की पैदाइश, मार्स जितने बड़े शिया का टकराना, अर्थ का टिल्ट होना और चांद की वजह से समुंदर में लहर पैदा होना, करोड़ों किलोमीटर दूर जुपिटर की वजह से अर्थ को पानी मिलना, जिंदगी के आसार बेहतर होते दिखाई देना, यहाँ तक अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर चुका था, करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ अभी भी अर्थ में नहीं थी, और वो थी ऑक्सीजन। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।